नमस्कार, जनतंत्र टीवी में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, जहां उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां चल रही हैं। पीएम मोदी राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे। 28 जनवरी को राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर, जहां उत्तराखंड में खेलों को लेकर के तमाम तैयारियां चल रही हैं। पीएम मोदी इन राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करने वाले हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि 28 जनवरी को इन राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन होना है। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन के लिए तमाम तैयारियां, प्रशासनिक अमला जो है वो पूरी तरह से तैयार है। उत्तराखंड की जो सरकार है वो पूरी तरह से तैयार है और राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन 28 जनवरी को इन राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन होगा और तब से इसके बाद से ये राष्ट्रीय खेल जो है वो शुरू हो जाएंगे। तो उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों की जो तमाम तैयारियां हैं वो चल रही हैं। पीएम मोदी भी इस दरमियान पहुंचेंगे, उत्तराखंड जाएंगे। 28 जनवरी को पीएम मोदी के कर कमलों द्वारा उद्घाटन कराया जाएगा। तो अब 28 जनवरी का इंतजार सभी को, पूरे उत्तराखंड को, उत्तराखंड की सरकार को, क्योंकि इस दिन से ही राष्ट्रीय खेलों की जो तैयारियां हैं वो जो अभी तक तैयारियां जो चल रही थी उस दिन से इनकी शुरुआत हो जाएगी। 28 जनवरी ये वो तारीख होगी जब पीएम मोदी पहुंचेंगे उत्तराखंड और इस दिन राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन होगा। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों की तमाम तैयारियां चल रही हैं। 28 जनवरी को राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंचेंगे। पीएम मोदी राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे। तो इसे लेकर के सरकार, धामी सरकार पूरी तरह से तैयार, हर मोर्चे पर तैयारियां की जा रही हैं, हर मोर्चे पर इंतजाम किए जा रहे हैं। व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें तो बेहतरीन करने की लगातार कोशिश की जा रही है। इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हरीश, जिस तरह से राष्ट्रीय खेलों की जो तमाम तैयारियां हैं वो उत्तराखंड में पहले से ही चली और 28 जनवरी की वो तारीख होगी जब इस दिन उद्घाटन होगा और खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। किस तरह से तमाम तैयारियां हैं उनका भी जिक्र कीजिएगा। देखिए गरिमा, जिस तरह से राष्ट्रीय खेलों की अगर बात करें तो राष्ट्रीय खेलों की जो मेजबानी है वो उत्तराखंड को मिली है। तो ऐसे में उत्तराखंड को जो राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मिली है, इसका खुद उद्घाटन करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को उत्तराखंड पहुंचेंगे। देहरादून में राष्ट्रीय खेल होने हैं। इसको लेकर के विभागीय मंत्री रेखा आर्य की तरफ से लगातार विभाग की समीक्षा की जा रही है। किसी भी तरह से कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो और बहुत अच्छे तरीके से जो राष्ट्रीय खेल है वो उत्तराखंड में हो सके, इसको लेकर के लगातार बैठक भी की जा रही है। रेखा आर्य की तरफ से बैठकें की गई है और आज भी रेखा आर्य ने निरीक्षण किया था। सभी जगह सभी जो तैयारियां हैं उन्हें पुख्ता करने के लिए सभी जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। किसी भी प्रकार से कोई चूक ना हो, चाहे जो राष्ट्रीय खेल है उसको लेकर के जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक ये राष्ट्रीय खेल यहाँ पर होने हैं, उत्तराखंड में होने हैं। सभी अलग अलग राज्यों से जो लोग हैं वो उत्तराखंड पहुंचेंगे और खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ करेंगे, उद्घाटन करेंगे। कौन कौन से ऐसे खेल होंगे जिनका इस दरमियान या जो प्लेयर्स आएंगे पहुंचेंगे वो खेलेंगे इस दौरान? देखिए कई खेल इसमें होने हैं, चाहे वो कबड्डी हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, इसके साथ ही हॉकी हो। सभी जो गेम हैं यहाँ पर खेले जाने हैं। इसको लेकर के तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। अलग अलग जो विभाग हैं उनकी भी यहाँ पर मेजबानी होनी है, क्योंकि जिस तरह से जो मेजबानी उत्तराखंड को मिली है इसको लेकर के जो तैयारियां हैं वो लगातार की जा रही हैं। रेखा आर्य जो विभाग के मंत्री हैं खेल विभाग की, वो लगातार बैठक कर रही हैं। खेल सचिव के साथ बैठक हुई है, सभी जो संबंधित अधिकारी हैं उनके साथ बैठक हुई है। किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, उसको लेकर इसको ध्यान में रखा जा रहा है और इसी को लेकर के ये बैठक यहाँ पर की जा रही है। ठीक है हरीश, आगे भी हमारे साथ बने रहिएगा। और उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों की तमाम तैयारियां चल रही हैं। पीएम मोदी भी पहुंचेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां देहरादून से ये बड़ी खबर, उत्तराखंड में जीएसटी कलेक्शन में बढ़ोतरी हुई है। 12.19% की ये बढ़ोतरी देखी गई। देश में 13वां स्थान भी हासिल किया गया है। तो ये टैक्स कलेक्शन को लेकर के जीएसटी कलेक्शंस में बढ़ोतरी उत्तराखंड में, उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड सरकार के लिए बेहतरी की बात। 12.19% की बढ़ोतरी हुई है। और हमारे सहयोगी लगातार हरीश हमारे साथ इस पर लाइव जुड़े हुए हैं। हरीश, अब जिस तरह से देखा गया कि जीएसटी कलेक्शन में उत्तराखंड जो है वो 13वें स्थान पर पहुंच चुका है, ये जो मार्जिन है वो काफी बेहतरीन रहा पहले की तुलना में। और भी क्या कुछ ताज़ा जानकारियां? देखिए गरिमा, जो जीएसटी मार्जिन है उसमें उत्तराखंड 13वें स्थान पे रहा है और लगभग यहाँ पर 12.19 यहाँ पर जो जीएसटी कलेक्शन है तो हुआ है। जाहिर सी हम्म। बात है, क्योंकि
तमाम विभागों की इसमें सहभागिता रही है और जो जीएसटी विभाग की तरफ से एक जो जानकारी यहाँ पर दी गई है, इसको लेकर के खुद जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने भी आभार व्यक्त किया है इस बात को लेकर के कि जिस तरह से लगातार जो जीएसटी में जो बढ़ोतरी हो रही है उत्तराखंड में, तो उसको लेकर के लगातार ये भी देखा जा रहा है कि कहीं न कहीं जो लोग हैं, वो काफ़ी जागरूक हैं और जो विभागीय मंत्री हैं, खासतौर पर हम प्रेमचंद अग्रवाल की अगर बात करें, तो जो वित्त मंत्री हैं, उनकी तरफ से भी यहाँ पर धन्यवाद दिया गया था, आभार हुँ, जताया गया था इस बात को लेकर कि कहीं न कहीं जो जीएसटी जो खासतौर पे जो लोग टैक्स अदा कर रहे हैं, टैक्स का लोगों लगातार लोगों की तरफ से दिया जा रहा है और ऐसे में इससे पहले भी एक कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया था कि जिससे बिल लाओ इनाम पाओ और कहीं हुँ। न कहीं लोगों ने जो जीएसटी पे किया है, ये अपने आप में ये दिखाता है कि लोग कितने जागरूक हैं और लगातार जो जीएसटी है, जो टैक्स हैं, वो लोग यहाँ पर लगातार दे रहे हैं क्योंकि एक छोटा प्रदेश होने के बावजूद भी इसमें हुँ। 13वें स्थान पे आना अपने आप में काफ़ी गौरवान्वित लग रहा है, जिस तरह से प्रेमचंद अग्रवाल जो मंत्री हैं, उनकी तरफ से भी कहा गया है और एक बैठक भी उनकी तरफ से यहाँ पर की गई थी और उसमें भी जो और भी ज़्यादा जो कलेक्शन है, उसको लेकर के जो विभागीय अधिकारी हैं, उसको कहा हुँ। गया है और लगातार जो आगे भी इस तरह से जो जीएसटी कलेक्शन है क्योंकि अभी जो फाइनल होना है, वो मार्च में होना है, तो मार्च से पहले-पहले ये जो संख्या है वो और बढ़ सकती है। जिस तरह से हमने देखा कि विकास के क्षेत्र में उत्तराखंड लगातार आगे बढ़ रहा है हरीश, और अब टैक्स अदायगी में भी जो लोग हैं वो अहम भूमिका अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जो सेक्टर्स है, तमाम जो विभाग है, उनकी भी अहम सहभागिता देखी जा रही है। लोगों के बीच जागरूकता जो पहले की तुलना में और अब देखा जा रहा है वो कितना ज्यादा इंपैक्ट डालता है, और आने वाले दिनों में जीएसटी कलेक्शन की जिस तरह से अभी हमने बात की, अभी हमने जिक्र किया कि 12.19% की ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, कितना और भी ज्यादा ये आंकड़े जो है वो बढ़ सकते हैं और उत्तराखंड सरकार की जो है भूमिका है वो भी साफ तौर पर नजर आ रही है। देखिए जिस तरह से जीएसटी कलेक्शन को लेकर के लगातार जो लोग हैं वो काफ़ी जागरूक नज़र आ रहे हैं और सभी जो खाद्य पदार्थ हैं, चाहे वो किसी भी जो कंज़्यूमर है, जो लोग यहाँ पर उपभोक्ता हैं, वो उसका उपयोग कर रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि इसको कहीं न कहीं उससे टैक्स भी लोग यहाँ पर दे रहे हैं। हम्म। और ये कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि लोगों की जो जागरूकता है, वो दिनों-दिन बढ़ रही है और हम्म। जिस तरह से इस समय की अगर बात करें तो 12.19 यहाँ पर जो बढ़ोतरी हुई है, 13वें स्थान पर उत्तराखंड रहा है और लगातार जो विभागीय मंत्री हैं, खासतौर पर हम प्रेमचंद अग्रवाल की अगर बात करें, तो उन्होंने भी इसमें खुशी व्यक्त की है, आभार व्यक्त किया है उत्तराखंड वासियों का कि लोग यहाँ पर जागरूक नज़र आ रहे हैं। एक कार्यक्रम उनकी तरफ से भी रखा गया था, बिल लाओ, इनाम पाओ। इस हम्म। तरफ से भी जो लोग हैं, जो यहाँ पर बिल जमा करते हैं, जो खासतौर पर जो टैक्स दे रहे हैं, जो जीएसटी पे कर रहे हैं, तो उन लोगों की भी कहीं न कहीं महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है और ये इसका साफ है कि कहीं न कहीं लोग इस बात को दर्शा रहा है कि कहीं न कहीं जो लोग हैं, वो वाक़ई में जागरूक हैं और इतनी बड़ी जो संख्या है, वो उत्तराखंड में बढ़ रही है और आगे भी जो चीज़ें हैं, वो बढ़ती रहेंगी क्योंकि जो जीएसटी पे करने वाले लोग हैं क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मार्च फाइनल से पहले-पहले जो रिपोर्ट है, फाइनल रिपोर्ट वो आती है और इस बार भी ये जब रिपोर्ट आएगी, तो उसमें ज़ाहिर-सी बात है, ये जो संख्या है, वो और ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है हरीश, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां देहरादून में आयोजित होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाग लिया। ये कार्यक्रम होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित किया गया था। इस दौरान सीएम ने कहा कि सबसे पहले आज होमगार्ड स्थापना दिवस पर मैं सभी होमगार्ड जवानों को, सभी अधिकारियों को बधाइयां देता हूं, उनके परिवार को शुभकामनाएं देता हूं और हम सब जानते हैं कि हमारे होमगार्ड के जवान हर परिस्थिति में अपना कर्तव्य बखूबी निभाते हैं। एक मैं सबसे पहले तो आज होमगार्ड स्थापना दिवस पर सभी होमगार्ड्स के सभी जवानों को, सभी अधिकारियों को, सबको मैं बहुत बधाई देता हूं। उनके पारिवारिक जनों को भी बहुत शुभकामनाएं। और हम सब लोग क्योंकि जानते हैं कि हमारे होमगार्ड्स के जवान हर परिस्थिति में और जहां भी हमको उनकी ज़रूरत होती है वहां पर अपने कर्तव्य का भली भांति निर्वहन करते हैं। और सच बताऊं तो जहाँ कम होते हैं वहाँ हम होते हैं वाली उनकी जो एक काम करने की प्रवृत्ति है, कार्य व्यवहार है, कार्य संस्कार है, निश्चित रूप से वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी चारधाम यात्रा हो, कांवड़ यात्रा हो, कुंभ यात्रा हो, धार्मिक आयोजन हो या विशिष्ट महानुभावों के यहाँ के प्रवास हो या यातायात व्यवस्था बनानी हो, सभी में हमारे होमगार्ड्स के जवान अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, राज्य की व्यवस्था को संचालन में अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं। हम उनके हर प्रकार से उन्नयन के लिए
और जिस प्रकार से अभी जो हमारे बर्फीले स्थानों पर SDRF के जवानों को जो भत्ता दिया जाता है, हमने कहा है उसी प्रकार की व्यवस्था उनके लिए भी करेंगे। आगे चलकर ये जवान हमारे लिए और अच्छा काम करें, उसके लिए जो भी राज्य सरकार की तरफ से हमारे को DG होमगार्ड्स के द्वारा भी कुछ बातें कही गई हैं, हम उन सभी पर अमल करेंगे। देहरादून वासियों को जल्द सहारनपुर रोड पर लगने वाले भीषण जाम से राहत मिलने वाली है। राज्य के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बताया कि देहरादून के ब्राह्मणवाला में नए आढ़त बाजार के निर्माण कार्य तेज गति से जारी है। नए आढ़त बाजार में 570 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। करीब 126 करोड़ की लागत से नए आढ़त बाजार का निर्माण किया जा रहा है और बहुत जल्दी इसके शिफ्टिंग का काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया है कि नए आढ़त बाजार में 570 वाहनों के लिए 5 मंजिला पार्किंग के अलावा दोनों तरफ सड़क निर्माण, ओवरहेड टैंक निर्माण, सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कार्य गतिमान है। इसके अलावा यहाँ STP, फायर स्टेशन, कोल्ड स्टोरेज, पॉलीक्लिनिक, होटल, गेस्ट हाउस, पार्क का निर्माण होना है। मई 2025 तक सभी प्रस्तावित निर्माण कार्य पूरे करने के निर्देश। देखिए, आप जानते हैं कि जो हमारा सहारनपुर रोड पे बहुत पहले से वहाँ आढ़त बाजार स्थित है और आढ़त बाजार होने के नाते, क्योंकि आप जानते हैं कि व्यापारियों के ट्रक आना और फिर लोड होना, अनलोड होना, और वो एक ऐसा रास्ता है कि जिसमें सहारनपुर या अन्य क्षेत्रों से आने वाले लोगों के लिए वो स्थान एक बोटल नेक की तरह था। बड़ी परेशानी होती रही, जाम लगता रहा, तो सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि इसको शिफ्ट करेंगे। ब्राह्मणवाला में स्थान चिन्हित करने के बाद वहाँ काम जारी है। वहाँ पार्किंग जो है 570 वाहनों की पार्किंग, फिर 2 साइड की सड़कें, वहाँ पे जो नदी है उसके ऊपर पुल, फिर वहाँ पे टॉयलेट्स और इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर का काम लगभग 126 करोड़ का जो हमारी MDD के द्वारा चल रहा है। मैंने उसका निरीक्षण भी किया और मैंने वहाँ निर्देशित भी किया कि वहाँ गुणवत्ता से और समय से पूरा हो। और उसके बाद चूंकि वहाँ पे हम लोगों ने जो हमारे 300 कुछ व्यापारी हैं, जिन लोगों ने स्थान के बदले स्थान या जो भी उनके हमारी आपस में बातचीत हुई है, उसके आधार पे फिर हम उसको शिफ्ट करेंगे, क्योंकि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा हो जाए, तत्पश्चात उनको हम जो हमारे व्यापारी हैं उनको शिफ्ट करेंगे। देखिए, बिंदुखत्ता क्षेत्र को राजस्व ग्राम घोषित किए जाने की मांग पर प्रगतिशील किसान समिति ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन तहसील कानूनगो को सौंपा है। प्रगतिशील किसान समिति के कार्यकारी अध्यक्ष उमेश चंद्र भट्ट ने कहा कि बिंदुखत्ता के लगभग 80,000 की आबादी जो वर्षों से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित है, लंबे समय से वन अधिकार अधिनियम के तहत राजस्व ग्राम घोषित होने की प्रतीक्षा कर रही है और इसके संदर्भ में वन अधिकार समिति ने आवेदन प्रस्तुत किए, जिसकी रिपोर्ट भी जिलाधिकारी ने शासन को रिपोर्ट प्रेषित कर दी और इसके बाद समिति ने बीते दिनों मुख्य सचिव से भी मुलाकात कर राजस्व गांव की अधिसूचना जारी करने का अनुरोध किया था। यही नहीं, राजस्व ग्राम बनाने के संबंध में मुख्यमंत्री घोषणा भी आज तक अपूर्ण ही है। प्रगतिशील किसान समिति ने मांग की है कि जनहित को प्राथमिकता देते हुए बिंदुखत्ता को शीघ्र राजस्व ग्राम घोषित करने की प्रक्रिया पूरी करें। इससे न केवल क्षेत्र की वर्षों पुरानी समस्याओं का समाधान होगा, बल्कि वनाधिकार अधिनियम के तहत उनके अधिकार भी सुनिश्चित होंगे। बिंदुखत्ता राजस्व ग्राम का जहाँ तक सवाल है, बिंदुखत्ता राजस्व ग्राम के लिए जो हमारी वन ग्राम समिति के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, निश्चित रूप से जो है बिंदुखत्ता के राजस्व की प्रक्रिया की दिशा में एक अच्छा कदम है। और हमारा भी सरकार से स्पष्ट रूप से कहना है कि जैसे हल्दूचौर राजस्व ग्राम है और हमारा शांतिपुरी राजस्व ग्राम है, ठीक उसी तरह का राजस्व ग्राम हमको बिंदुखत्ता को भी चाहिए। लेकिन थोड़ा भिन्न वाला नहीं चाहिए, इसमें जो है आम आदमी को उसकी जो है मतलब ये नहीं लगे कि भाई हमारा राज्य कुछ भिन्न हुआ है। और हम धन्यवाद देते हैं हमारे भर्ती हैं और जो अन्य हमारे पदाधिकारी हैं कि जिस तरह से दिन रात एक करके बिंदुखत्ता के भविष्य को देखते हुए राजस्व ग्राम की प्रक्रिया में अपने लगे हुए हैं। और शासन स्तर पर ये तो हम लोग बिंदुखत्ता को राजस्व ग्राम बनाने की अधिसूचना जारी करने हेतु मुख्यमंत्री महोदय को पुनः एक प्रत्यावेदन आज हमने दिया है तहसीलदार महोदय के माध्यम से। पूर्व में 21 अक्टूबर को हमने मुख्य सचिव मैडम राधा रतुड़ी जी को एक ज्ञापन दिया था। उस पर उन्होंने माननीय सचिव राजस्व को आदेश कर दिया था कि इसकी अधिसूचना जारी करने की कार्रवाई करेंगे। तो उसी के प्रत्यावेदन में दिया है कि इसको शीघ्र से शीघ्र इस अधिसूचना जारी करने की मांग को लेकर के हमने आज ये ज्ञापन पुनः उनके ध्यानाकर्षण हेतु दिया है।
कि हमारा जो ये बिंदुकट्टा राजस्व ग्राम की जो प्रक्रिया वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत इस प्रक्रिया पर अभी हमें 2 साल करीब हो चुके हैं इस पर काम करते हुए। काशीपुर के आरटीओ विमल पांडे के नेतृत्व में नगर क्षेत्र में बिना परमिट ओवरलोडिंग और प्राइवेट टैक्सियों में इस्तेमाल हो रहे वाहनों को टीएसआई ने धर दबोचा। उन्होंने लगभग 75 गाड़ियों का चालान किया। उन्होंने कहा कि इस तरीके से किसी भी गाड़ी को बख्शा नहीं जाएगा। कहा कि जो बिना परमिट की गाड़ी रोडों पर दौड़ रही है उनके विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साथ ही विदाउट टैक्स जमा किए हुए गाड़ी घूमती नजर आई तो उस पर भी चालानी कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिन गाड़ियों का समय निकल चुका है या तो उसके स्वामी गाड़ी का समय बढ़वाएं, अन्यथा गाड़ी को रोड पर न चलाएं। परिवहन विभाग की यह बड़ी कार्रवाई। परिवहन विभाग हमेशा हमारे तत्पर में है और जो गाड़ियां लगातार सर पर दौड़ती हैं या तीव्र गति से दौड़ती हैं उनकी स्पीड के चालान करते हैं और जिनके परमिट खत्म है वो गाड़ियां बंद की जाती हैं, उनको सीज किया जाता है। हमने 3 दिन में अभी 75 चालान किए हैं और लगभग 20 वाहन हमने बंद किए हैं। और जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, जिनके फिटनेस खत्म है या टैक्स खत्म है, उनके चालान किए जाते हैं और उनको बंद किया जाता है। और उसके बाद जो उनका जुर्माना होता है वो उनको देना होता है। और मोटर वाहन रूल्स के विरुद्ध जो भी कार्य होता है ओवरलोडिंग में किसी भी तरह से उनके सारे चालान किए जाते हैं हमारे द्वारा। परिवहन विभाग हमेशा हमारा सेवा में तत्पर है। हम अपनी टीम के साथ परिवहन विभाग ये कार्य बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। आगामी 10 दिसंबर को ब्राह्मण उत्थान समिति की अगुवाई में देहरादून के रेंजर ग्राउंड से आक्रोश मार्च निकालकर दूनवासी अपना विरोध जताएंगे। आपको ये भी बता दें कि बांग्लादेश में पिछले 4 महीनों में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमलों में काफी बढ़ोतरी हुई। इन घटनाओं ने भारतीय हिंदू समाज को झकझोर कर रख दिया। उनका कहना है कि हिंदू मंदिरों और घरों को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे पूरे भारत में आक्रोश की लहर है। ये आक्रोश तो जैसे आप समझ रहे हैं कि बांग्लादेश में अगर इसे दूसरे हिसाब से देखा जाए तो पिछले कुछ समय से हमारे अपने देश में ही गड़बड़ हो रहा है और बांग्लादेश में ऐसा भयानक कांड हो गया। और जबकि बांग्लादेश में जो पढ़ता हूँ सुनता था कि ये बड़ा खुशहाल देश हो गया था और इसमें सब हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रह रहे थे और यहाँ पे ट्रेड बहुत था, बहुत व्यापार था। यहाँ ये बहुत मैन्युफैक्चरिंग थी, कपड़ों का जूतों का बहुत भारी काम वहां से होता था और पूरे विश्व में वहां से मान जाता था। और किसी ना किसी वजह से मानव अधिकार कहो, आप हिंदू मुस्लिम कहो, जो व्यापारी वर्ग है वो भी समाज का ही वर्ग है। हम खुद हमारे परिवार बच्चे हम समाज में ही रहते हैं, तो हम समाज के लिए अगर कोई चीज है तो उसे व्यापारी भी को भी सबसे पहले। कुंभ मेला क्षेत्र में किसी भी तरह के खनन पर उत्तराखंड हाईकोर्ट की डबल बेंच द्वारा रोक के बावजूद हरिद्वार के बैरागी कैंप में गंगा सफाई के नाम पर पोकलैंड और जेसीबी मशीनें उतारने गंगा की अविरलता और अवैध खनन के खिलाफ कार्य करने वाली संस्था मातृ सदन द्वारा जिले के अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की गई। इसमें उनके द्वारा बैरागी कैंप में साफ सफाई के नाम पर खनन किए जाने के खिलाफ उत्तराखंड सरकार के फैसले पर अपना विरोध दर्ज कराया। इस मुद्दे पर मातृ सदन और स्वराज सेवा दल और भारतीय किसान यूनियन ने अपना समर्थन दिया। 1 घंटे चले बैठक बेनतीजा रही, जिसके बाद मातृ सदन के संत और सूरज सेवा दल एवं किसान यूनियन के सदस्य बैठक का बहिष्कार करते हुए खनन वाले स्थान पर धरना देने चल दिए। उनका आरोप था कि जिला प्रशासन उत्तराखंड शासन के आदेश के आगे बेबस है और हाईकोर्ट के आदेश का सरासर उल्लंघन है। वहीं बैठक के बाद एडीएम का कहना है कि बैठक में संतों द्वारा भी ये बताया गया कि इस संबंध में हाईकोर्ट में 13 दिसंबर की तारीख है, यानी इस संबंध में किसी भी तरह का कोई स्टे नहीं है और उसके बाद हाईकोर्ट जो भी आदेश दिया जाएगा उसका पालन किया जाएगा। प्रशासन के जो आलाधिकारी हैं इनसे महाराज जी के नेतृत्व में जो एक मीटिंग हुई है, सबसे पहले ये डिप्लोमेटिक बात कर रहे हैं। ये बात अगर जो है ड्रेजिंग की कर रहे हैं और कॉमर्शलाइज की कर रहे हैं। अगर यहाँ से मान लीजिए ये राष्ट्रीय राजमार्ग को ये जा रहा है पत्थर, तो इसका मतलब निश्चित तौर से ये पैसा लिया गया। अगर पैसा लिया गया तो कॉमर्शलाइज हो गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि ड्रेजिंग हो या कोई भी खनन हो वो कॉमर्शलाइज नहीं होगा, और अगर कॉमर्शलाइज हो रहा है तो निश्चित तौर से ये हमारे आम जनमानस के साथ धोखाधड़ी हो रही है, मां गंगा के साथ जघन्य अपराध हो रहा है।
जिसको स्वराज सेवा दल किसी भी अधिकारियों को यहाँ पर भेजा। डीएम साहब अगर खुद को सक्षम अधिकारी समझते हैं तो उनको जवाब देना चाहिए था, वो जवाब नहीं दे सकते। इन चारों को दिया, इन लोगों ने पहले ही माइंड मेकअप करके बैठे थे कि आखिरी में क्या बोलना है, और आखिरी में इतने कंक्लूजन के बाद जब एक भी लीगल प्रश्न का उत्तर उनके पास नहीं था तो उन्होंने सीधे कह दिया कि हम खनन बंद नहीं करेंगे, जो कि ये चंडीगढ़ के चार माफिया आएंगे, हरिद्वार की पूरी संपदा लूट के ले जाएंगे और पूरा प्रशासन और यहाँ का जनमानस देखता रहेगा। देखिए, सीधी सी बात है, जो चैनलाइजेशन का काम हो रहा है वो रिवर ड्रेजिंग पॉलिसी के तहत हो रहा है, और रिवर ड्रेजिंग पॉलिसी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उसी के तहत काम हो रहा है। और वर्तमान में उस पॉलिसी पे ऑनरेबल हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, मातृ सदन के साथ में स्टेट का चल रहा है, और वर्तमान में उस मामले में ऑनरेबल कोर्ट ने अभी तक कोई स्टे नहीं दिया है। और अगर कोई स्टे होता तो उसका अनुपालन किया जाएगा, और जो भी ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर होगा। और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।